नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वॉचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज हम बात करने वाले हैं G7 और इंडिया के बारे में। भारत को कनाडा ने इनविटेशन नहीं भेजा है, तो डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत की स्ट्रेटेजी जो है वो क्या होनी चाहिए, दैट इज टॉपिक 1 ऑफ आवर टेबल। वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ये अच्छी बात है कि पूरी दुनिया जो है 150 कंट्रीज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन हम इसको सेलिब्रेट करें और इसको बाकी 364 डेज के लिए छोड़ दे तो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। हमारी आदतें जो है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेंसस। इसको लेकर एक लेटेस्ट अपडेट आई है, राइट। कास्ट सेंसस इसमें ऐड होगा और क्या क्या चैलेंजेस हैं सोशली और पॉलिटिकली, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। देन वी हैव ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट। चेनाब रेल ब्रिज जो है ये तैयार हो चुका है, इसको लॉन्च कर दिया गया है। इसके साथ जुड़ी हुई सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स को हम देखने वाले हैं। देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस वन इज अबाउट इंडिया एंड जापान आर कोलैबोरेटिंग, राइट। तो इसमें स्मार्ट आइलैंड्स पर हम फोकस करने वाले हैं। तो आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, बहुत ही क्विकली लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट दिस सीरीज। ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इट विल हेल्प यू विथ योर क्रिटिकल एनालिसिस स्किल। ये आज के समय में और खास करके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज को अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे देन इट विल गिव यू एन एज इन योर एग्जामिनेशन। और यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को रेगुलर बेसिस पर दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, राइट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन विद टॉपिक नंबर 1 एंड दिस वन इज अबाउट सेंसस। Critically evaluate the importance of the decennial census in a rapidly developing country like India. डेसिनियल यानी कि 10 साल में एक बार होने वाली चीज़ को हम डेसिनियल कहते हैं। तो ये 10 साल में एक बार होने वाला जो सेंसस है, ये हमारे जैसे देश, जो एक रैपिडली डेवलपिंग देश है हमारा, इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको समझते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंसस को लेकर एक नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया है। ये जो नेक्स्ट सेंसस है ये 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। जो पहला फेज है तो इसमें हिली क्षेत्रों को कवर किया जाएगा फर्स्ट सेंसस में, और ये अक्टूबर 2026 तक ये सारे हिली रीजन्स को कवर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो हमारा देश है, बाकी का जो क्षेत्र है, तो इसको मार्च 2027 से पहले रेस्ट ऑफ द कंट्री को सेंसस के माध्यम से कवर किया जाएगा, ठीक है। अब ये सेंसस जो है ये ऑलरेडी डिले हो चुका है। ये 2021 में होने का था, लेकिन 21 में नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। और उसके बाद पेंडेमिक खत्म होने के बाद क्यों इतना डिले हुआ, ये सारी चीज़ों का रीजंस जो है वो आज भी क्लियरली नहीं दिया गया है। तो आप समझ लीजिए कि 16 ईयर्स के बाद, 16 सालों के एक बड़े गैप के बाद ये जो सेंसस हैं बेसिकली मार्च 2027 तक ये खत्म हो जाएगा। अब ये काउंटिंग और ये सारी चीज़ें खत्म होगी, लेकिन फिर फाइनल रिजल्ट कब आएगा इस चीज़ को लेकर सरकार ने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं की है। तो एटलीस्ट चलो ये डेट तो मिल गई कि इसका एग्जीक्यूशन जो है वो अक्टूबर 2026 तक हिली क्षेत्र में खत्म हो जाएगा और मार्च 2027 तक पूरा देश जो है वो कवर हो जाएगा। इसी के साथ 1931 में कास्ट सेंसस हुआ था। कास्ट डेटा जो है वो 1931 में कंडक्ट किया गया था। उस समय पर ब्रिटिश राज था हमारे देश में, एज यू ऑल नो। इतने सालों के बाद पहली बार सेंसस जो है इसमें कास्ट डेटा को इंक्लूड किया जाएगा, राइट। तो ये इसके साथ जुड़ी हुई कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब ये सेंसस जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कई बार आपके मन में भी ये प्रश्न पैदा होता होगा कि व्हाई वी नीड दिस सॉर्ट ऑफ सेंसस। सेंसस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो नीतियां बनाते हैं ना, पॉलिसीज बनाते हैं, तो आप कोई भी पॉलिसी बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये पॉलिसीज आप किस वर्ग के लिए बना रहे हो। देश में कितने गरीब लोग हैं, उनकी कास्ट क्या है, वो किस क्षेत्र में रहते हैं, किस राज्य के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, ये सारी चीज़ें हमें
इस प्रकार के सेंसस के माध्यम से पता चलती है। और जो भी डेमोग्राफिक चेंजेस आए हैं, यानी कि यूथ कितने हैं, बच्चे कितने हैं, मिड एज में कितने हैं, बूढ़े लोग कितने हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें सेंसस के माध्यम से पता चलती हैं। और आज के समय में एज वी ऑल नो कि हमारे देश में जो अर्बनाइजेशन हुआ है, पिछले आप ये मैंने स्पेलिंग में गड़बड़ कर दी, URBAN, अर्बनाइजेशन, राइट, शहरीकरण जिसको हम कहते हैं। तो पिछले 16 सालों के अंदर शहरीकरण कितना हुआ है? आप देखिए, आप ही अगर कोई शहर में रहते हैं तो 16 साल पहले आपका शहर कितना बड़ा था और आज आप देखिए कितना ह्यूमंगस हो चुका है। सारे बड़े शहरों की यही कहानी है हमारे देश की। तो रैपिड जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, इसको ट्रैक करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज नंबर वन थिंग। फिर हमारे देश का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ है, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है और पॉपुलेशन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो हमें देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर इस प्रकार के सेंसस जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया 16 साल पहले। तो उस समय पर हमारी इकोनॉमी की साइज़ थी 1.8 ट्रिलियन। ये 2027 में अभी हमारी इकोनॉमी की साइज़ कितनी है? समवेयर अराउंड 4.2 ट्रिलियन, राइट। ये अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया है 4.2। और 2027 तक हमारी इकोनॉमी जो है इट विल बी समवेयर अराउंड या फिर 5 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर जाएगी। सो ये सारी चीज़ों के लिए भी सेंसस होना बहुत ही ज़रूरी है। द 2027 सेंसस विल प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड बर्थ रेट ट्रेंड्स। ये पॉपुलेशन के बारे में तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन बर्थ रेट जो है उसका ट्रेंड क्या है, क्या बर्थ रेट इंक्रीज हुआ है, क्या बर्थ रेट ड्रॉप हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें सेंसस के माध्यम से पता चल जाती हैं। और फिर जब ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं तो हम रिसोर्सेज जो हैं उनको और अच्छी तरीके से एलोकेट कर सकते हैं, अर्बन एरिया को अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं और इसी के साथ साथ जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं उनको भी हम अच्छी तरीके से प्रिसाइजली टारगेट कर सकते हैं। अब कास्ट एन्यूमरेशन होगा, यानी कि कास्ट को भी काउंट किया जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो हमारे देश के कितने लोग किस कास्ट के हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पता चल जाएगी। तो अब इसकी दो चीज़ें होगी, एक तो है एक पॉलिटिकल इंपैक्ट आएगा इसका, एंड सेकंड इज सोशल इंप्लीकेशन। पॉलिटिकल इंपैक्ट की बात करें तो आप जानते हैं आज भी पॉलिटिक्स में इलेक्शन के टाइम पर कास्ट बेस्ड इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो ये एक चीज़ है। रही बात तो सोशल इम्प्लीकेशंस की, तो फॉर एग्जांपल कुछ कास्ट ऐसा कहेगी कि हमें ओबीसी की कैटेगरी में डालिए, कुछ कास्ट जो ओबीसी में आती हैं वो कहेगी कि भाई हम क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं तो हमें सब कैटेगराइजेशन चाहिए, हम ओबीसी में रहेंगे लेकिन उसमें भी सब कैटेगरी में हमें ऐड कीजिए। कुछ कास्ट शायद ऐसा कहे कि भाई हमें ओबीसी में से निकाल कर जनरल में डाल दीजिए। आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कुछ हमें पॉलिटिकल फ्रिक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। द सेंसस विल रीइग्नाइट डिबेट्स ऑन डीलिमिटेशन। अब जो हमारे देश के जो सदर्न स्टेट्स हैं, और इसमें आप जानते हैं कि तमिलनाडु को लेकर हमने काफ़ी सारी डिस्कशन की थी, वैसे साउथ के सारे स्टेट्स जो हैं उनका पॉपुलेशन कंट्रोल में प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा रहा है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। एक समय था जब हमारे देश में पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, तो हम दो हमारे दो वाली जो स्कीम निकाली गई, पूरा कैंपेन चलाया गया। उसके बाद क्योंकि साउथ के जो हमारे राज्य हैं जनरली स्पीकिंग आप देखेंगे तो एजुकेशन, लिटरेसी रेट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छी होने की वजह से ये जो सदर्न स्टेट्स हैं उनका पॉपुलेशन कंट्रोल में ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा। अब आपकी पॉपुलेशन कम हो रही है साउथ की, और उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे ऐसे राज्य हैं जहां पर लिटरेसी और इन सारी चीज़ों के इश्यूज चल रहे थे, आज भी कुछ हद तक है, तो यहां पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा। तो अब ये सेंसस आएगा तो सेंसस के साथ साथ डीलिमिटेशन भी होगा, क्योंकि ये डीलिमिटेशन जो है इसका मतलब ये होता है कि किस राज्य के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं उनकी साइज़ जो तय करनी है। कि भाई फॉर एग्जांपल लेट्स से गुजरात की मैं बात करता हूँ, तो गुजरात जो हैं, तो गुजरात में कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं तो उसमें चेंजेस आएगा नहीं आएगा ये पॉपुलेशन के आधार पर तय किया जाएगा।
और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मीन्स ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को लेकर ये तय किया गया था कि 2026 के बाद जो सेंसस आएगा, जो पहला सेंसस आएगा 2026 के बाद, उस सेंसस के आधार पर लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं उनका डिलिमिटेशन किया जाएगा। तो जिन राज्यों के अंदर पॉपुलेशन बड़ी है तो वहां पर और ज्यादा सीट्स क्रिएट होगी लोकसभा की, और जिन राज्यों में पॉपुलेशन कम हुई है तो वहां पर सीट्स जो है वो कट डाउन होगी। तो इससे क्या होगा, जो सदर्न और नॉर्दर्न, ये साउथ और नॉर्थ की जो लड़ाई चलती रहती है कि भाई सदर्न स्टेट्स कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कम हुई है तो हमने तो अच्छा परफॉर्म किया, हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इसकी तो हमें सजा मिलेगी कि हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है, हमारे एमपीज जो हैं उनकी साइज कम हो जाएगी। पहले हमारे 100 एमपीज थे तो अब वो कट होकर लेट्स से 90 हो जाएंगे, और उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के लेट्स से पहले 200 एमपी थे तो अब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो ये 250 हो जाएंगे। तो पूरे देश में चलेगा किसका, नॉर्दर्न स्टेट्स का चलेगा। यू नो दिस इज ए कंसर्न। मैं आपको एक रफ एग्जांपल दे रहा हूं, ये 100 और 200 दिस आर जस्ट रफ एग्जांपल्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो ये एक डिबेट जो है वो इनफैक्ट स्टार्ट हो चुकी है, ये डेट अनाउंस हुई, उससे पहले भी हमने आई थिंक 1-2 महीने पहले हमने ये तमिलनाडु की सरकार ने एक जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने सारी पार्टीज़ की एक मीटिंग बुलाई थी और ये जो अपने कंसर्न्स हैं ये पॉपुलेशन को लेकर, ये जो अभी हमने डिस्कशन की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने शेयर भी की थी। जैसे मैंने आपको बताया कि वी डोंट नो कि इसका रिजल्ट कब आएगा। 2029 में नेक्स्ट जनरल इलेक्शन है, तो उससे पहले आएगा, उसके बाद आएगा, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। सरकार ने इस चीज को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन अभी नहीं दिया है। सोशियो इकोनॉमिक डेटा की अगर हम बात करें तो इसका फायदा यह होगा कि पॉलिसी प्रिसीजन, जैसे हमने डिस्कशन की कि बिजनेसेस जो होते हैं ना, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको भी प्रिसाइजली पता चलता है कि रूरल पॉपुलेशन कितनी है, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, उस हिसाब से अपनी सारी चीज़ें जो है वो तय करते हैं। सेम थिंग गोज विद पॉलिसी मेकर्स एज वेल। और हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों को लेकर भी आपको राइट डेटा चाहिए। अभी तक क्या, अभी प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पर कि जो भी हम डिसीजंस लेते हैं तो वो आउटडेटेड सेंसस, जो 2011 का सेंसस है, ये काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है। तो इसके आधार पर सारे डिसीजंस लिए जाते हैं और इसकी वजह से वो एक्यूरेसी जो चाहिए, ये एक्यूरेसी नहीं मिल रही है। अब रही बात ये नॉर्थ साउथ इश्यू की या फिर रिप्रेजेंटेशन का जो कंसर्न है, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। सारी, इसका एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज कंसेंसस बिल्डिंग। याद रखिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंसेंसस, व्हेन इट कम्स टू दिस डिलिमिटेशन, व्हेन इट कम्स टू दिस रिप्रेजेंटेशन की जो बात है, नॉर्थ साउथ डिवाइड या फिर नॉर्थ वर्सेस साउथ वाली जो पूरी डिबेट है, उसका एक जो सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन हम कैसे ढूंढेंगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इसका अगर कोई सॉल्यूशन है तो दैट इज दिस कंसेंसस बिल्डिंग। यानी कि सारी पार्टीज जो हैं वो एक साथ एक विषय पर ऐसा कहे कि चलो ये ठीक है, दिस इज परफेक्ट, तब जाकर ही ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा। 2 फेजेस में जो रखा गया है उसके पीछे ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेन रीजन इज लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। फर्स्ट फेज में हिली रीजन की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर हैं, देन यू हैव लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सारे क्षेत्रों को पहले कवर किया जाएगा, राइट। तो ये लॉजिस्टिकल चैलेंजेस और ये सारी चीज़ों की वजह से, बट इट्स ए गुड थिंग कि फेजेस में रखा है तो क्या है, एक्यूरेसी और एक्सेसिबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, दिस सेंसस इज गोइंग टू बी डिजिटल, तो लेट्स होप कि इसकी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी अच्छी रहे। इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ प्रोविजंस हैं उसमें भी ये मदद करेगा, जैसे महिलाओं का 33% कोटा रजिस्ट्रेशन जो है, तो इसमें भी मदद मिलेगी राइट डेटा की वजह से। द सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ द 2027 सेंसस रिक्वायर्स ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिविटी एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, राइट। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू टॉपिक नंबर 2. How does the Chenab Bridge represent a marvel of engineering and infrastructure development in India? Discuss. अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है
कि हमारे देश में दुनिया का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज लॉन्च हो चुका है, ये ऑपरेशन में आ चुका है, ये स्टार्ट हो गया है, आज इसका उद्घाटन भी हो गया। इसका नाम है चेनाब ब्रिज। इसकी हाइट है 259 मीटर्स। चेनाब नदी पर है इसलिए इसका नाम है चेनाब ब्रिज। ओके, इसकी लंबाई की बात करूं, लेंथ की बात करूं तो इट इज 1315 मीटर्स। अगर इसके आर्क स्पैन की बात करें तो इट इज 467 मीटर्स। और ये जो 359 मीटर्स है, तो इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये कितना ऊंचा है, कैसे पता चलेगा? बेसिकली जो पेरिस का आईफिल टावर है ना, जो हम सब ने देखा है फोटो में, आप में से कुछ लोगों ने शायद लाइव भी देखा हो, लेकिन फोटो में तो हम सब ने देखा है, वीडियो में देखा है। तो ये जो आईफिल टावर है उससे 35 मीटर्स ऊंचा है ये ब्रिज। समझ लीजिए आप कितना ऊंचा है ये। और जम्मू एंड कश्मीर जो है इसको पूरे देश के साथ जोड़ने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेगा ये पर्टिकुलर ब्रिज। एक उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, इसको USBRL कहते हैं। तो दिस इज लाइक 272 किलोमीटर लिंक। तो इसका एक बहुत ही वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगर कोई है तो दैट इज दिस चेनाब ब्रिज। इसकी कीमत जो है, पहले ये प्रोजेक्ट 37,000 करोड़ में होने वाला था, लेकिन बनते बनते इसकी कीमत जो है वो 43,000 करोड़ रुपीस होगी। एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन वन ऑफ माय रील। मैंने आपको बताया था ना कि वी आर नॉट दैट गुड इन, आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट इट इन, नॉट इन द रील बट हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर UPSC नाम की जो एक सीरीज चल रही है, उसमें मैंने आपको बताया था कि वी आर नॉट गुड विथ एस्टिमेट्स। एंड व्हेन आई से वी, आई डोंट मीन टू से इंडियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट, मैंने उसमें तो USA का एग्जांपल दिया था, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस इन जनरल। वी आर नॉट गुड विथ एस्टिमेट्स। हम कहते हैं कि ये चीज़ हम 1 घंटे में कर लेंगे, तो हो सकता है कि उस चीज़ को करने में आपको 1.5 घंटा लगे। दिस इंडिकेट्स के यू आर नॉट गुड विथ एस्टिमेट्स। एंड हो सकता है 1 घंटे का काम जो है वो आप 30 मिनट्स में कर लें। दिस ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल कि वी आर नॉट गुड विथ guessing, we are not good with estimates, we are not that good with planning either when it comes to long term things. So anyways, 43,000 करोड़ रुपीस में ये ख़त्म हुआ। एंड इसका कंस्ट्रक्शन जो है ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें अगर आप कोलैबोरेशन देखेंगे तो यू विल फाइंड इंडियन और इंटरनेशनल एजेंसीज ने कोलैबोरेट किया है। कोंकण रेल कॉरपोरेशन ने इसके कंस्ट्रक्शन का सुपरवाइज किया, ओवरसो किया। फिर बहुत सारी कंपनी है, साउथ कोरिया की एक कंपनी है, फिनलैंड की कंपनी है, राइट, जर्मनी की कंपनी है। तो ये सारी कंपनीज जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व थी, इंडियन कंपनीज इसमें इन्वॉल्व थी, नो डाउट, राइट। और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने भी एक रोल प्ले किया व्हेन इट कम्स टू ब्रिज की सेफ्टी, राइट, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, सेफ्टी। फॉर एग्जांपल DRDO जो हैं, तो DRDO प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक दिस ब्रिज ब्लास्ट प्रूफ। तो इसमें DRDO का कंट्रीब्यूशन है। फिर IISC बेंगलोर हैं, IIT दिल्ली एंड IIT रूरकी, तो उनका ये सिस्मिक एनालिसिस और इन सारी चीज़ों में उन्होंने रोल प्ले किया है। स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी जो है, इट वाज इन्वॉल्व इन दिस स्फेरिकल स्टॉपर। तो बहुत सारी ऐसी अलग अलग, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ ग्लोबल और इंडियन एजेंसीज ने मिलकर इस ब्रिज को बनाया है। टुक 22 ईयर्स, राइट, इतने साल लगे थे ताजमहल को बनने में और इतने ही साल लगे इस ब्रिज को बनने में, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक तो काफ़ी चैलेंजिंग टेरेन में इसको बनाया गया है, बहुत ही हाइट पर है ये। दूसरी चीज़ पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स भी आप देखिए, 2003 में इसको ग्रांट किया गया था, राइट, ये मीन्स अप्रूवल मिला। उसके बाद 2003 में ये ग्रांट हुआ, काम स्टार्ट हुआ और वक्त लगा। हॉस्टाइल वेदर, टोपोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स, इतने सारे पॉलिटिकल क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें जो है वो लगी। लेकिन ये इसकी जो लाइफ स्पैन है इट इज़ 420 ईयर्स और इस पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रेन जो हैं वो दौड़ सकती है। इतना इसको रोबस्ट बनाया गया है। नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेनाब ब्रिज विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज यू नो कि किस प्रकार से कश्मीर वैली और इन सारी चीज़ों में चीज़ें चलती रहती है। चाइना का फैक्टर है, तो हमारे सिक्योरिटी पर्सोनल हैं, सिक्योरिटी मटेरियल, ये सारी चीज़ों को ले जाने के लिए भी ये ब्रिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी के तौर पर काम करेगा।
रही बात इकोनॉमी की, तो ये चेनाब ब्रिज जो है ये जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा, क्योंकि इट विल कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर विथ रेस्ट ऑफ इंडिया वाया रेलवेज, और वो भी काफी स्पीड में। तो टूरिज्म बढ़ेगा, राइट। जो एप्पल ग्रोवर्स हैं, खास करके सेब वाले, राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईफोन वाले जो सेब के किसान हैं, तो वो अपने फ्रेश प्रोडक्ट, खास करके हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो ये बहुत ही, क्योंकि रेल कनेक्टिविटी है तो, और अच्छी कनेक्टिविटी हो गई ये चेनाब ब्रिज की वजह से, तो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो आप पूरे देश में सप्लाई कर पाएंगे। सो दिस विल, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट के हाईएस्ट रेल ब्रिज इन द वर्ल्ड है, नो, इट्स नॉट जस्ट दैट। इसी के साथ साथ ये कितने अलग सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ब्रिज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रेट, ट्रैफिक और लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी आएगी। आप जानते हैं ना कि पहाड़ी एरिया में रोड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी वजह से बाईपास हो जाएगी। तो चेनाब ब्रिज रिफ्लेक्ट्स इंडियाज इंजीनियरिंग प्रोग्रेस, ये दिखाता है कि हमारे देश में भी इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स, इस प्रकार के चैलेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर स्ट्रेटेजिक एंगल से, इकोनॉमिकल और सोशल सिग्निफिकेंस, ये सारे एंगल से ये ब्रिज जो है वो चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए चेंज करता है। Moving on to third topic, this one is about India and Japan. How does the India-Japan maritime cooperation in Andaman and Nicobar and Lakshadweep align with India's Indo-Pacific strategy? By the way, मेरे एक रिश्तेदार जो हैं, वो they were in Andaman and Nicobar, वो भी घूमने के लिए गए थे वहाँ पर, एंड आई केम टू नो, ये जो अंडमान शब्द हैं मुझे अभी पता चला, कल ही पता चला, तो आई वुड लाइक टू शेयर दिस थिंग। ये वहाँ की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में अंडमान का मतलब होता है हनुमान। मुझे नहीं पता था, वहाँ के लोकल ने मेरे रिश्तेदार को ये चीज़ बताई, तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि वाह। एनीवेज, तो इंडिया और जापान जो हैं, दे आर डीपनिंग मैरीटाइम कोऑपरेशन, एंड यहाँ पर जो अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप जो हैं, तो इसको स्मार्ट आइलैंड्स में कन्वर्ट किया जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पर रीन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें आएगी। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम ये हमारे आइलैंड्स को देखें, तो हम भारत का जो एक इंडो पैसिफिक का जो विजन है, राइट, एम्बिशन है, तो उसके साथ अलाइंड है ये चीज़। ये डेवलपमेंट जो होगा हमारे आइलैंड्स का, तो ऑफ कोर्स इकोनॉमी भी बढ़ेगी, इंडियन ओशियन रीजन में भारत की स्ट्रेंथ जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। बट वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये जो क्षेत्र है ना, ये इकोलॉजिकली काफ़ी फ्रेजाइल, काफ़ी सेंसिटिव है। जो ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो इसका भी, इसको लेकर भी काफ़ी सारे एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो काफ़ी उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि भाई इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स से क्या होता है कि मीन्स आप कितना भी ख्याल क्यों ना रखें, लेकिन ये बहुत ही नेचुरल रीजन्स हैं, तो यहाँ पर आप कुछ भी करेंगे ना, तो जो डैमेज होगा इट विल बी इररिवर्सिबल। तो ये कुछ ऐसे चिंता के विषय हैं। एनवायरमेंटल लॉस जो हैं रिमोट आइलैंड्स के अंदर, तो इसकी वजह से वहाँ के लोग जो हैं उनको अपने घरों को छोड़कर जाना पड़े, कल्चरल इरोजन हो जाए, राइट। अभी कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे ना, ये डियागो गार्सिया आइलैंड्स के, याद आ रहा है आपको डियागो गार्सिया? वी आर टॉकिंग अबाउट चैगोस आइलैंड, मालदीव्स, यूके, यूएसए का बेस। तो वहाँ पर क्या हुआ था? तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर ना हो, इसका हमें एक फाइन बैलेंस रखना पड़ेगा। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। डेवलपमेंट भी हमें करना है, लेकिन उसी के साथ साथ एनवायरनमेंट का कम से कम नुकसान हो, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए वी कैनॉट कॉम्प्रोमाइज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। लेसन्स हम ले सकते हैं केरला ऑयल स्पिल से। अभी एमएससी इल्सा के बारे में भी हमने काफ़ी सारी डिस्कशन की थी। 450 टन से ज़्यादा फ्यूल ऑयल था इसमें। ये जो कैल्शियम कार्बाइड हैं, रबर सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें उसमें थी, और इसकी वजह से
जो नुकसान हो रहा है और नुकसान इस प्रकार की चीज़ों से आगे होगा, तो ये सारी चीज़ों को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। स्मार्ट आइलैंड इनिशिएटिव्स मस्ट प्रायोरिटाइज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ओवर शॉर्ट टर्म गेन्स। अब जापान इसमें इन्वॉल्व है, भारत इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट। जापान के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसका हमें वो मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो लेट्स होप के यहाँ पर एक फाइन बैलेंस रखा जाए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज अबाउट G7. हाउ डज इंडियाज एब्सेंस फ्रॉम द G7 समिट इन कनाडा रिफ्लेक्ट द करंट स्टेट ऑफ इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशंस डिस्कस। 2019 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत जो है वो G7 समिट को अटेंड नहीं करेगा। उसके पीछे रीज़न है कि कनाडा ने हमें इनविटेशन ही नहीं भेजा। अब इस प्रकार की समिट में क्या होता है, जो होस्ट कंट्री होता है, यहाँ पर कनाडा है, क्योंकि ये एल्बर्टा में होने वाली है G7 की मीटिंग 15 से 17 जून 2025। ऑफ कोर्स ये मीटिंग जो है वो ये G7 की समिट होने वाली है। तो जो होस्ट देश होता है वो इन्विटेशंस भेजता है। तो 2019 से रेगुलरली हमने इसको अटेंड किया है। अब इनविटेशन कनाडा ने क्यों नहीं भेजा? जो प्राइम मिनिस्टर थे ना पहले, ट्रूडो, उनके समय में क्या हुआ था कि जो एक सेपरेटिस्ट था, आई वुड से ही वाज ए प्रॉपर आतंकवादी, ये निज्जर, तो ये निज्जर की जो हत्या हुई तो इसका इल्ज़ाम भारत पर लगाया और इसकी वजह से फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया और कनाडा के काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। यू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन इन कनाडा, हम सब जानते हैं। ये निज्जर जो है इसने कुछ आतंकवादियों को पाकिस्तान भी भेजा था ट्रेनिंग के लिए। एक आप देखिएगा, एक हमारी जो फ्लाइट है, राइट, उसको भी उड़ा दिया था इन लोगों ने, सेपरेटिस्ट ने। तो इस प्रकार का, और आईएसआई का सपोर्ट रहता है, राइट। रेफरेंडम ये करते हैं अलग अलग जगहों पर, हमारे एम्बेसी के बाहर जाकर इश्यूज क्रिएट करते हैं, हिंदुओं और सिखों के बीच में तनाव क्रिएट करने की कोशिश ये करते हैं, मंदिरों को जाकर उसमें ग्राफिटीज़ बनाते हैं और वहाँ पर लिख देते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। फिर कुछ समय पहले ये भी एक इश्यू आया था कि जो हिमाचल प्रदेश है, तो वहाँ पर आई थिंक कहाँ पर हुआ था ये, हिमाचल प्रदेश के बिग शिमला के एक फेमस जगह पर, आई थिंक सीएम का तो घर नहीं हो सकता, इट वॉज अ फेमस प्लेस इन गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई एक जगह थी और वहाँ पर खालिस्तानी फ्लैग्स और सारी चीज़ें वहाँ पर लिख दी थी, क्योंकि एज पर कुछ खालिस्तानी, अभी उनका डिसाइड नहीं है, वो उनको भी नहीं पता है कि हमारा कैपिटल कौन सा होगा। ऑस्ट्रेलिया के जो खालिस्तानी हैं वो ये कहते हैं कि वी नीड पंजाब, यूके वाले कहते हैं वी नीड पंजाब एंड कश्मीर, कुछ दूसरे देश वाले ये कहते हैं वी नीड हिमाचल, वी नीड दिल्ली, वी नीड हरियाणा, वी नीड पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब ऑफ कोर्स, राइट। तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो उनको चाहिए, ये पूरा वो एक खालिस्तान नाम का एक अलग देश बनाना चाहते हैं। इस प्रकार की ये चीज़ें और इस प्रकार की एक्टिविटीज़ वो करते रहते हैं और उनको अलग अलग जगहों से बैकिंग भी मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया आईएसआई फॉर एग्जांपल, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो, ये सारी चीज़ों की वजह से भारत और कनाडा के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। अब भारत को G7 समिट में इनवाइट नहीं किया गया है, तो क्या ये हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक फेलियर है? आई डोंट थिंक सो। द रीज़न इज़ कि देखिए, इट इज़ टोटली ऑन दैट होस्ट कंट्री, और यहाँ पर एक होस्ट कंट्री जो है उनका ही पैराडॉक्स देखिए, आयरनी देखिए। एक तरफ कनाडा ये कह रहा है कि हम यूएसए के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भरता रखते हैं, राइट, ओवर रिलायंट हैं उन पर, तो वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर ट्रेड। हम चाहते हैं कि, उन्होंने कहा है, राइट, ये मेरे शब्द नहीं है, कनाडा ने कहा कि हम भारत जैसे देशों के साथ और ज़्यादा व्यापार करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो भारत को ही इनवाइट नहीं करते इस प्रकार। तो दे आर नॉट श्योर, दे आर लिविंग इन ए फॉग, यू नो। द स्नब हाईलाइट्स द नीड फॉर India to adopt more strategic and consistent foreign policy measures, and that's what I think we are doing, right? अगर हमें invite नहीं किया है तो ऐसा नहीं है कि अब हम रोने बैठेंगे, definitely, right? वो I would say उनका loss है, not being arrogant here, but being very practical here. ये एक अपॉर्चुनिटी थी वहाँ की सरकार की कि वो भारत के साथ रिलेशंस को मेंड कर सकते थे, इम्प्रूव कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भारत जो है ये ग्लोबल साउथ का भी एक बहुत बड़ी आवाज़ है, ग्लोबल साउथ यानी कि डेवलपिंग देश का एक लीडर है,
तो इंडियाज एक्सक्लूजन फ्रॉम द G7 समिट इम्पैक्ट्स इट्स क्रेडिबिलिटी एज अ वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ, क्योंकि ये G7 में दुनिया के सबसे ताकतवर देश, सबसे पैसे वाले देश जो हैं, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, तो ये सारे देशों की ये मीटिंग रहती है। पहले G8 था, फिर रशिया को इन्होंने निकाल दिया क्राइमिया के एनेक्सेशन के बाद। तो भारत ग्लोबल साउथ की बातें वहां पर नहीं रख पाएगा, ये एक चीज होगी। बैक चैनल डिप्लोमेसी के माध्यम से टेंशंस को रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए इट्स ए टू वे स्ट्रीट, उसमें कनाडा को भी उतना ही इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। द एपिसोड सर्व्स एज अ वेकअप कॉल फॉर इंडिया टू स्ट्रेंथन इट्स फॉरेन पॉलिसी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। दूसरे देशों ने आई एम श्योर ये कंसर्न हुआ होगा, यूके का, जर्मनी, यूएसए, राइट, फ्रांस, इटली, ये सारे देशों ने, जापान, तो ये सारे देश का होगा कि भाई वर्ल्ड की दिस इज द लाइक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो आप इनको यहाँ पर क्यों नहीं बुलाते हैं, और कुछ समय के बाद इट्स गोइंग टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो आप भारत को भी इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत थी। चलो एनीवेज, ये आई वुड से कनाडा जो हैं, अब उनकी ये सोच है, अब देखते हैं कि भाई वो जेन्युइनली डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, जेन्युइनली भारत के साथ अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं या नहीं। हाउ डज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सर्व एज ए प्लेटफॉर्म फॉर raising awareness about global environmental issues? Discuss. 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, राइट, और उसके एक साल के बाद यानी कि 1973 से दुनिया जो है ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करती है एवरी ईयर ऑन 5 जून। एनसीईआरटी में भी शायद आपने ये बात पढ़ी होगी। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है उसके द्वारा इसको लीड किया जाता है, और इसका मेन पर्पस है टू क्रिएट ऑफ कोर्स अवेयरनेस, और इसी के साथ साथ एक कलेक्टिव एक्शन लोग लें एनवायरनमेंट को बचाने को लेकर। तो ये इसका मेन पर्पस है। फ्रॉम द नेम इटसेल्फ वी कैन अंडरस्टैंड। इस साल की थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। आज हम प्लास्टिक के बारे में भी बात करने वाले हैं, क्योंकि हर साल एवरी सिंगल ईयर 400 मिलियन टन प्लास्टिक जो है इसको हम प्रोड्यूस करते हैं, राइट, हम इन द सेंस वर्ल्ड। और ये 400 मिलियन टन जो है उसमें से आप समझ लीजिए 10% से भी कम रिसाइकल होता है। लगभग 11 मिलियन जितना जो है, मिलियन टन जो है, ये ओशन में जाता है हर साल एवरी सिंगल ईयर। इसकी वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब होती है, फूड चेन कंटामिनेट होती है, और मरीन लाइफ जो है उसकी भी हालत खराब होती जा रही है। प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो हर जगह पर पाया गया है, एयर, वाटर, फूड, ह्यूमन बॉडीज। एक साल में एक एवरेज पर्सन जो है वो पता है कितना प्लास्टिक इंजेस्ट करता है अपनी सिस्टम में। मैं आप हम सब आ गए एवरी ईयर। आप कहेंगे सर किस प्रकार के आंकड़े आप शेयर कर रहे हो, बट दिस इज रियलिटी, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। आई होप कि हर एक व्यक्ति को अगर इस प्रकार की चीज़ों के बारे में पता होता तो आज नहीं तो कल वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते। एवरी सिंगल ईयर 50,000 प्लास्टिक पार्टिकल्स इंजेस्ट करते हैं एवरेज पर्सन की, ये बात है। और अगर इसमें आप जो माइक्रो प्लास्टिक जो हम सांस के माध्यम से हमारे शरीर में एंटर होता है उसको अगर काउंट करें तो ये 50,000 से भी बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में ये माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं इनकी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट है इसको अभी भी स्टडी किया जा रहा है, लेकिन ऊपर ऊपर से तो यही पता है कि इससे कोई फायदा तो नहीं होगा, इससे नुकसान ही हो रहा है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का मेन लक्ष्य ही यही है कि गवर्नमेंट्स को, बिजनेसेस को, इंडिविजुअल्स को इंस्पायर करें ताकि वी एक्ट कलेक्टिवली। वी नीड टू एक्ट कलेक्टिवली। 150 देशों में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। रिसाइकलिंग में कितना बड़ा गैप है आप सब जानते हैं। वी नीड रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सरकार और कॉरपोरेट्स जो हैं वो मिलकर काम कर सकते हैं कि भाई प्लास्टिक का प्रोडक्शन कम हो, डिस्पोजल जो है ये यहाँ वहाँ ना हो, और इसी के साथ साथ
एक एक बदलाव आए कल्चर के अंदर कि हम कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, राइट. एजुकेशन कैन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और सरकार का रोल ये है कि वो पॉलिसीज को एनफोर्स करें, रेगुलेशंस को टाइट करें. सिंगल यूज प्लास्टिक आज भी हमारे देश में अवेलेबल हैं और कॉरपोरेट्स जो हैं ये प्लास्टिक की पूरी लाइफ साइकिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इफ यू आर यूजिंग इट देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको रिसाइकल करें. सिंपल इज दैट. लेकिन एवरी सिंगल इंडिविजुअल अगर कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड दिस इज नॉट ए डे फॉर जस्ट, ये वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सिर्फ 5 जून की बात नहीं है. दिस शुड गो 24/7 365 days. एवरी सिंगल डे वी हैव टू, मीन्स बेसिकली वी नीड टू चेंज आवर हैबिट्स. दैट्स इट. इससे ही सारे बदलाव आएंगे. सोच बदलेगी तो आदतें बदलेगी, आदतें बदलेगी तो दुनिया बदलेगी. सिंपल, राइट. So, dear friends, that's basically everything in today's discussion. We have talked about very important stuff, isn't it? And that's what we do on regular basis. तो आपके जो दोस्त हैं, यार हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बताइएगा कि एवरी सिंगल डे यहाँ पर हम 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं. एंड आई एम श्योर यू आर एंजॉइंग एंड लर्निंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द न्यू शॉर्ट वीडियोज़, राइट. जो रील्स हैं, जो शॉर्ट्स हैं, तो उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नगेट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं. सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.